आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम साइटोलॉजी चैप्टर चल रहा था और इस वीक में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, ताकि नेक्स्ट वीक में जब मैं आऊं तो एक नया चैप्टर के साथ आऊं और बहुत बढ़िया वाला विटामिन वाला चैप्टर करवाऊंगी आपको सबसे पहले। ठीक है, तो जब बात करते हैं साइटोलॉजी की, हमने क्या क्या पढ़ लिया था थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं 2 से 3 मिनट के अंदर। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के बारे में स्टडी करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था सेल क्या होती है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी किसने दिया था, कुछ स्टेटमेंट बताई थी, फिर कुछ फैक्ट्स निकलवाए थे कि इस यूनिवर्स के अंदर संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, हमारे बॉडी में बड़ी छोटी कौन सी है, ये कुछ आपको पॉइंट लिखवाए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि सेल जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कोशिकाएं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं। एक होती है बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में आपका सेम नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। दूसरे टाइप की जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ऐसे जीव जंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब लास्ट क्लास में मैं इनके बारे में कुछ पढ़ा के गई थी, पूरा नहीं पढ़ाया था। पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा कोई सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है ना, वो है ही नहीं, जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ऐसा कोई सेल जिसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। और जब केंद्रक नहीं है तो इस केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है, वो भी नहीं होती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, आप क्या बताओगे? प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, एक पुराने प्रकार की कोशिका होती है, जिस कोशिका के अंदर ना ही तो न्यूक्लियस है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही केंद्रक है, ना ही केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें पाई जाती है उस जीव जंतु को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या थे, फटाक से आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल मैंने क्या नोट करवाया था। मैंने कहा था कि बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से प्रकार की सेल्स होती हैं, जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। ये बात मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी ना। दूसरी तरफ आइए, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से मेम्ब्रेन भी लगी होती है। तो अगर आपको ऐसी सेल दिखी, देखो, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसे आप क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका कहोगे। इसके एग्जाम्पल पढ़ा चुकी हूं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गी सेल, फंगी सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक की कोशिका, शैवाल की कोशिका किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और मैंने कहा था जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उन सबके अंदर किस प्रकार की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चा, मैं कहूं ज्यादा मैच्योर सेल किसकी है, किस किस सेल का विकास हुआ है, कौन सी विकसित कोशिका कहलाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? मैम, यूकैरियोटिक सेल एक अपनी मैच्योर सेल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। इतनी बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या होती है प्रोकैरियोटिक, क्या होती है यूकैरियोटिक? एक तरफ लिखिए प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं। एक तरफ लिखिए यू का मतलब यूकैरियोटिक। नेक्स्ट डिफरेंस बता रही हूं जो एग्जाम में आता है, बहुत ध्यान से सुन लेना बच्चा। आप एक सेंटेंस सुना होगा आपने कि सेल्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। सुना है कभी आपने कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। अब ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा मैटर जो क्या करता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लक्षण हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे मैं कहूं मेरी हाइट है ना मेरी मम्मी पे गई है, यार मेरे बालों का कलर ना मेरे पापा पे गया है, यार मेरी आवाज मेरे पापा जैसी है, मेरी आंखों का रंग मेरी मम्मी जैसा है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, और उनको लाने वाला मैटर
उनको लाने वाला मटेरियल, उनको लाने वाला पदार्थ जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, आप क्या कहोगे? बच्चा, हमें कुछ लक्षण हमारी जनरेशन है तो हमारी जनरेशन में कुछ लक्षण पिछली जनरेशन से आए हैं, तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को आगे से आगे ट्रांसफर करने का काम करता है, उसे जेनेटिक मटेरियल, उसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। तो बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। बच्चा, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, पहली बात तो इसे स्टार कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब होता है बच्चा गोल होता है, और साथ में वो सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स का मतलब है एक कुंडलित होता है, एक ही कुंडली होती है उसके अंदर, गोल है और एक कुंडलित है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से सेल में पड़ा हुआ होता है, ऐसे गोल गोल घूमा हुआ। अब बच्चा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, केंद्रक नहीं होता ना प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से बिखरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो वो न्यूक्लियस में नहीं है, केंद्रक में नहीं है, ऐसे ही बाहर बिखरा हुआ पड़ा है। और वो जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में नहीं होता वो अनप्रोटेक्टिव होता है, वो असुरक्षित होता है, वो कभी भी डैमेज हो सकता है, कट सकता है, फट सकता है, मतलब ये प्रोटेक्टिव नहीं है। तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में नहीं है और जो सर्कुलर है, सिंगल हेलिक्स है, इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। इसे क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आप तो बस सिर्फ वो सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है। आप क्या कहोगे? मैम साउंड नहीं आ रही, किसने कहा साउंड नहीं आ रही? साउंड इज ओके। कौन कह रहा है? चंद्राना कुछ करके हैं बेटा, साउंड इज ओके, साउंड एकदम ठीक है। किसने कहा साउंड नहीं आ रही? अपना माइक वाइक चेक करो, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उनका आनुवंशिक पदार्थ है, वो एक तो सर्कुलर है, एक सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स का मतलब देखो बच्चा, एक ही कुंडली ऐसे, एक ही कुंडली ऐसे घूमी हुई, ठीक है। इसको न्यूक्लियोइड या इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोफोर कहा जाता है। तो एग्जाम में दो तरीके से, क्वेश्चन एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, दो तरीके से पूछेगा। कैसे पूछेगा? सुनो, क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार की कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाता है। आप क्या बताओगे? प्रोकैरियोटिक का। या आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियोइड या जीनोफोर किसके आनुवंशिक पदार्थ को कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो या मैं ये कह दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कह सकती हूं मैं। क्यों कह सकती हूं? कि बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और बच्चा, ये क्या है? ये अनप्रोटेक्टिव है, मतलब ये सुरक्षित है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता वो कभी भी प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता, वो कभी भी प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये न्यूक्लियोइड और जीनोफोर क्या होता है, समझ में आ गया? मैम दिखाओ ना। चलो मैं दिखाती हूं। ये देखो, ये रहा इनका न्यूक्लियोइड, यहां पे दिखा रखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा न्यूक्लियोइड रीजन, दिख रहा है न्यूक्लियोइड। ये इनका गोल गोल घूमा हुआ, जैसा हमने बनाया वैसा इनका जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का इस तरीके से न्यूक्लियोइड या जीनोफोर को उनका जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अब ये डीएनए क्या होता है आगे सब पढ़ाऊंगी मैं, कैसा होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अभी के लिए फिलहाल सुनते जाओ सिर्फ। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहां होता है? उस सेल के न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्यों होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और ये कैसा होता है? ये होता है डबल हेलिक्स, इस तरीके से, एक हेलिक्स, दो हेलिक्स। तो हम बोलेंगे कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो
जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, वो सुरक्षित है, और सुरक्षित का मतलब क्या हो गया कि उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है और वो डबल हेलिक्स होता है। वो डबल हेलिक्स होता है, वो क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। बच्चा आरबीसी की बात बाद में करेंगे। तनु है क्या? एक तो कमेंट इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? बाद में यादव जी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बात समझ में आई? यस और नो बताओ। क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, न्यूक्लियोइड वाला, छोड़ के नहीं जाना है किसी भी चीज को। चलो आगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है बता दोगे? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। बच्चा एक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये सब घूम के आगे सब मिलने वाले हैं आपको वापस। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एच प्रोटीन। और जब बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो आप इधर लिख दो कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसी कोई प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करती हैं अभी बस बता रही हूं, आगे समझाऊंगी। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने का काम करती है, डीएनए को पैक कर देती है। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते ना हमारे बॉडी में, सेल के बाहर से ऐसे डीएनए बाहर चले जाते सेल के अंदर से, तो डीएनए को इस तरीके से पैक करने का काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो अगेन आपका क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन बना कि किस टाइप की सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये वापस घूम के आएंगे, सब डीएनए एच प्रोटीन सब पढ़ाऊंगे आगे। जबकि बच्चा आप एक यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। क्या होते हैं? ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। तो किस टाइप की सेल्स में एच प्रोटीन नहीं होते हैं? तो बैक्टीरिया की सेल में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, यूकैरियोटिक सेल मैच्योर सेल होती है, इनका विकास ज्यादा हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे हैं। बैक्टीरिया को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। नग्न आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखते क्योंकि बेचारों के सेल इमैच्योर हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर बैक्टीरिया में भी यूकैरियोटिक सेल होती ना, तो जैसे हम लोग है वैसे बैक्टीरिया घूम रहे होते इस धरती पे, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि हमारी सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो अगर आपसे पूछ ले कौन से टाइप की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आप कहना प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये सब आगे आएगा, वापस सब पढ़ाऊंगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो मैंने राइट कर दिया। राइट का मतलब पाया जाता है, यहां प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी ऐसी यूकैरियोटिक सेल नहीं होती जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट में होता है, एल्गी में होता है, फंगी में होता है। देखो ये रहा, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कहीं पर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा होगा। जबकि मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखाती हूँ, ये रहा आपका यूकैरियोटिक सेल, और इसमें ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा चप्पल के आकार का, हमारी जूते होते हैं ना, उसका तलवा होता है ना, उसके आकार का माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहोगे मैं प्लांट सेल में होता है, ये रहा प्लांट सेल, ये रहा फोटो प्लांट सेल का। देखो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया इसका माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेकेंड, इसका माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। तो मैं ये कहना चाह रही हूं बच्चा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलते हैं। अगली बात, सेल के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सब आएंगे, अभी फिलहाल मत सोचना कि मैम तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही हैं, अभी सिर्फ नाम बता रही हूं, ये सब तो पढ़ना डिटेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में इसे कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। और ये अंतःप्रदवी जालिका, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, तो इधर एब्सेंट लिख देना। लिखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है।
जबकि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें ऑलवेज प्रेजेंट। इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं, इधर अंतःप्रदवी जालिकाएं पाई जाती हैं। जैसे बच्चा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें आपको कहीं पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक यूकैरियोटिक सेल। ये रहा एक यूकैरियोटिक सेल, और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, देखो, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें आपको देखने को मिलेगी, है ना? समझ में आ रहे हैं? हो गया? नेक्स्ट सुनो, अगला डिफरेंस क्या होगा। अगला बच्चा एक होता है लाइसोसोम। ये सब मैं पढ़ाने वाली हूं, अभी फिलहाल बस हम सेल के टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो इधर लिख दो, इधर लाइसोसोम्स भी नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स जिनको हम सुसाइड करने वाला बैग कहते हैं, जिन्हें हम कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, ये भी नहीं होते। इधर लाइसोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, इधर होते हैं लाइसोसोम। अगर बात करूं मैं गोल्गी बॉडीज, गोल्जी काय, गोल्गी बॉडीज हिंदी में लिखते हैं हम गोल्जी काय, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें गोल्गी बॉडीज भी नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश ये करो कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है या प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही लाइसोसोम होते हैं, ना ही गोल्जी बॉडी होती है। लेकिन हमारी सेल, प्लांट की सेल या कोई भी यूकैरियोटिक सेल लिया, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखेगा, उसमें लाइसोसोम भी दिखेगा, उसमें गोल्जी काय भी आपको दिखेंगे। और यही सब तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आगे करके। समझ में आ गया? नेक्स्ट सुनो, अगला जो डिफरेंस है उसे थोड़े से अच्छे समझने की कोशिश करना। इधर लिखना प्रोकैरियोटिक सेल, इधर लिखना यूकैरियोटिक सेल। अगला सेल का कंपोनेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम इसे कहा जाता है प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। राइबोसोम्स यहां ये प्रोटीन बनाती हैं, प्रोटीन बनाने में काम आती हैं। और जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों ही टाइप की सेल में राइबोसोम पाया जाता है। इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। फिर मैम इनमें डिफरेंस क्या हुआ? पहले दिखाती हूं कि दोनों में राइबोसोम होता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना, है ना? इसमें दिखा रखा ना कि ये इसका राइबोसोम है, दिखा रखा है ऐसे, ये डॉट पार्टिकल्स राइबोसोम होते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें राइबोसोम है। अब मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखाती हूं, उसमें भी आपको राइबोसोम दिखाती हूं। ये देखो बच्चा, ये इसका राइबोसोम रहा, ये रहा इसका राइबोसोम ऐसे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में राइबोसोम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। इधर जो राइबोसोम होता है ये होता है 70S राइबोसोम, और इधर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम। इस S का मीनिंग आगे समझ में आएगा, अभी नहीं। फिलहाल इतना जानना है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का। या एग्जाम में आ जाए प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, आप कहेंगे 70S टाइप का। आपसे पूछे यूकैरियोटिक सेल में या हमारी सेल्स में या प्लांट की सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, आप कहेंगे 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम होता है, लेकिन बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इधर आपको राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। अब आप लोग बताओ प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल या उसका कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है? मैंने पढ़ाया था ना, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना हुआ होता है। ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन का बना हुआ होता है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, तो आज के बाद आपके सामने कोई ये फोटो लगा दे और बोले कि ये किस टाइप का सेल है, आप क्या बताओगे? बताओ, जल्दी बताओ। आज के बाद ऐसे फोटो कोई दिखा दे, बोले किस टाइप का सेल है, तो आप क्या कहोगे?
आप यही कहोगे ना कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे पहचाना किसी ने पूछे तो क्या बताओगे? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें लाइसोसोम नहीं है, इसमें गोल्जी कार्य नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और अगर कोई आपसे ये दिखा दे, बोले ये कैसी सेल है, तो आप क्या कहोगे? ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी सब कुछ है, इसलिए ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और जो यूकैरियोटिक टाइप के सेल से बने हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो बताओ, सेल के टाइप के आधार पर हम लोग क्या हैं? हम लोग यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्लांट्स क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। एल्गी, शैवाल क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। कवक, फंगी क्या है? यूकैरियोट्स हैं। सियानोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यहां तक की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल दो टाइप की होती हैं, और इस धरती पर दो टाइप के जीव जंतु होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? अब मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूं, इसको नोट डाल के लिखना, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसका आंसर आपको खुद समझ में आएगा। नोट डालकर एक पॉइंट ये लिखना कि हमारी सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हमारी सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना की जाती है, किससे की जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल से। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल दिखने में एक जैसे होते हैं। दिखने में कैसे होते हैं? एक जैसे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना किस टाइप की सेल से करते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना एक प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी तब। लेकिन इसको लिख लेना नोट डाल के अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना हम प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं, या इसका वाइस वर्सा कर दो, प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना हम माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। क्यों करते हैं? आगे रीजन मिलेगा आपको। तो सेल दो टाइप की थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात ये आती है कि सेल के अंदर क्या होता है। मैं एक कॉमन सेल लेके चल रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बोल दिया कि ये आपका सेल है। मुझे बताओ, इस सेल को जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, बच्चा आगे पढ़ाऊंगी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, मोहम्मद, जुल्फिकार, बच्चा सब पढ़ाऊंगी, मैंने पढ़ाया नहीं है। यस बेटा बिल्कुल चलेगी, केएल सैनी क्लास रेगुलर चलेगी, बिल्कुल आगे पढ़ाऊंगी। हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार काम करता है, बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल देके फोटो दिखा के पढ़ाऊंगी। तो मैंने कहा कि सेल के अंदर क्या है। आपने एक सेल उठाई, अपने बाल की, नाखून की, कहीं से भी उठाई। अब उस सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जब उस सेल को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आप एक ही शब्द में आंसर दोगे, मैम हमें सेल के अंदर दिखता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? बताओ, प्रोटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, या हिंदी में बोलते हैं हम जीव द्रव्य होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? यहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सेल है, इस सेल के चारों तरफ, जहां समझ में नहीं आई रोक के मुझे पूछ लेना कुछ भी चीज। इस सेल के चारों तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो मैं बोलूं सिर्फ सुनते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से एक और मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ।
ठीक है। सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक ऐसा गाढ़ा सा लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड। जैसे आपने बचपन में या आज भी आप खाते होंगे, जेली जेली टॉफी खाते होंगे, है ना, गाढ़ा लिक्विड आता है जेली टॉफी के अंदर। ठीक वैसे ही हमारी सेल्स के अंदर भी एक गाढ़ा लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, तो हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गाढ़ा लिक्विड रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलो, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड रहता है इस तरीके से, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है। इस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है वो साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो ये राइबोसोम, ये लाइसोसोम, ये गोल्गी बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इन सबको नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनलीज। इन्हें क्या नाम देते हैं? सेल ऑर्गेनलीज। हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। जैसे आपके अंग हैं हाथ, कान, नाक, पैर, गला, ठीक वैसे ही सेल के भी ऑर्गन है, उनको कोशिकांग, कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनलीज कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म दो टाइप की चीजों से बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म में एक होता है प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट जिसे हम बोलेंगे तरल भाग, और लिक्विड पार्ट दो चीजों का बना हुआ होता है। पहला साइटोप्लाज्म, हिंदी में लिखेंगे कोशिका द्रव्य, और दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य हैं, ये दो लिक्विड हैं हमारी सेल्स के अंदर। ये क्या है? हमारी सेल के अंदर दो टाइप के लिक्विड हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक होता है प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट। कौन सा पार्ट? सॉलिड पार्ट, जिसे बोलेंगे ठोस भाग। और प्रोटोप्लाज्म का जो सॉलिड पार्ट होता है उसे नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनलीज। क्या नाम दिया जाता है? सेल ऑर्गेनलीज। हिंदी में बोलेंगे कोशिकांग। तो हमारी सेल्स के अंदर या किसी भी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? सिर्फ सुनना मेरी बात को। कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, आप कहोगे किसी भी सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है उसे एक साथ मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है, किसी भी कोशिका की, कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जितना भी भाग है, उस सारे भाग को हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब उस सेल के अंदर दो टाइप की चीजें हैं, एक लिक्विड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट। तो मैं ये कह दूं कि प्रोटोप्लाज्म लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्ट से बना हुआ है, बिल्कुल कह दो। अब मैं ये कह दूं कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। तो बच्चा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनलीज is equal to protoplasm, is equal to प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य क्या होता है, तब आप वहां पे क्या करके आओगे कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिकांग जीव द्रव्य कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनलीज इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म।
जैसे फोटो दिखाती हूँ आपको कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये रहा प्रोटोप्लाज्म। ये कोई सेल है कि नहीं है? बिल्कुल ये सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये है साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। तो इन सबको मिलाकर आप क्या बोलोगे? सेल ऑर्गेनेलीज हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया और साथ में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो इसे प्रोटोप्लाज्म बोला। इसे क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला। मैम लिखने का टाइम दो। लिखने के लिए नोट्स दिए हैं ना आपको? लिखने के लिए नोट्स दिए हैं मानू? समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया तो मैं आपको एक यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो यूपीएससी ने पूछा था स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में क्या पूछा था सुन लीजिए। ये समझ में आ गया? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ, प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट का नाम बताओ। ये लो। अब बच्चा मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक जी ने क्या कहा था? आप खुद बोलोगे यस मैम ये रॉबर्ट हुक ने कहा था। रॉबर्ट हुक जी ने कहा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहा था ना कि सभी जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई। हमने किसको कहा था? मूलभूत इकाई हमने कहा था सेल को। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। अब एक साइंटिस्ट थे बच्चा जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। हक्सले जी ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल, फिजिकल टर्म यूज किया है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में कैसे लिखोगे कि हक्सले जी ने कहा था जीव द्रव्य सभी जीवों के शरीर का भौतिक मूल आधार है। जीव द्रव्य को इन्होंने क्या कहा? भौतिक मूल आधार कहा या भौतिक मूल इकाई कहा। रॉबर्ट हुक ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल सबसे छोटी इकाई है, इसलिए हम सेल को बोलते हैं मूलभूत इकाई या हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। हक्सले ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि सेल से ही कोई लिविंग बॉडी मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये बताओ भाई साहब सेल के अंदर क्या है? तो हक्सले ने कहा कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म को आप क्या बोलोगे? फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिना प्रोटोप्लाज्म के सेल कुछ नहीं होती। भाई मैं अगर आपको ये सेल दिखाऊं और मैं बोलूं कि ये सेल क्या है, आप कहोगे कुछ नहीं अगर इसके अंदर का पार्ट ना हो। तो आप इसे बेसिक यूनिट बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ये सेल कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका न्यूक्लियस निकाल लूं, अगर इसका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब निकाल के फेंक दूं, तो ये सेल कुछ नहीं है, आपकी मर जाएगी ये सेल। इसलिए हक्सले जी ने कहा, क्या कहा बच्चा? हक्सले जी ने कि प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे। जीव द्रव्य को भौतिक मूल इकाई या भौतिक मूल आधार माना गया है हमारी लाइफ का या सजीवों की जिंदगी का। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? हाँ तो मैंने भी तो यही लिखा है बच्चा नीतीश। मैंने क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म है, यही तो लिक्विड पार्ट है। यही तो मैंने लिखा है बच्चा नीतीश। ये देखो ना, मैंने भी तो यही लिखा है, लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात? तो एक बार यूपीएससी ने पूछा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो वहां पर आपको करना था, ये स्टेटमेंट हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया? हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने। बात समझ में आ गई? सेल के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अब हमें क्या पढ़ना है? ये प्रोटोप्लाज्म ही तो पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है हमें? हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में ही पढ़ना है। और प्रोटोप्लाज्म में मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेल ऑर्गेनेलीज। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेलीज। तो लिखिएगा, हमें पढ़ना है कोशिकांगों के बारे में। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे?
सुनते जाना एक एक बात को बिल्कुल ढंग से। अगर ढंग से पढ़ लिया ना, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बायोलॉजी से। मैम यहां पर फिजिकल क्यों बोला गया? फिजिकल इसलिए बोला गया हिमांशु, देखो आप जो सोच रहे हैं वो फिजिकल मीनिंग नहीं करना है आपको। फिजिकल का मतलब यहां पर क्या है, जैसे अगर आपने मेरे सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया तो मेरे इस बॉडी का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता ना हिमांशु। ठीक वैसे ही अगर मैंने सेल के सारे ऑर्गेनेलिज को निकाल लिया, उस सेल का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं ना। उस सेंस में यहां पे फिजिकल यूनिट बोला है। ठीक है हिमांशु? समझ में आ गया हिमांशु? मैम ये फोटोज भी दे दीजिए। ठीक है, फोटो तो गूगल से ले लो गया, फोटोज का क्या है। आइए देखो, सेल ऑर्गेनेलिज 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो उनको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन है। एकल झिल्ली कोशिकांग, ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज जिनके चारों तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज। दूसरे आते हैं बच्चा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज जिसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन है, डबल है, दोहरी झिल्ली वाले। और मेन तो यही है, इसी को स्टार कर लेना, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले, 2 मेम्ब्रेन वाले। और एक बेचारे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, बिना मेम्ब्रेन वाले, तो इन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेनलेस। इन्हें क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज। बिना झिल्ली वाले, बेचारों के ऊपर झिल्ली नहीं है। तो अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? 4 ऐसे आपसे दे देगा, एक दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एक दे दिया राइबोसोम, एक दे दिया आपको गोल्गी काय, एक दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोला बताओ इसमें से डबल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है? तो अगर कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर डबल मेम्ब्रेन वाला कैसे समझ में आएगा? सुनो, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं, पहले इनके नाम सुनो। सबसे पहला, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, जिसके पास क्या है? एक मेम्ब्रेन है बच्चा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड वैक्यूल्स। लिखिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में आप लिखोगे अंतःप्रदवी जालिका। बहुत सारे जाल होते हैं हमारी सेल्स में मेम्ब्रेन का, उसी को बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, और शॉर्ट फॉर्म में ER। तो पूछ ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, आप कहोगे एक मेम्ब्रेन होती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखिएगा वैक्यूल्स। अभी दिमाग नहीं लगाना है क्या है ये वैक्यूल्स, हिंदी में लिखना रसधानी या रिक्त धानी, रसधानी या रिक्त धानी। रिक्त का मतलब होता है खाली पड़ी हुई जगह, रिक्त धानी या आप क्या रसधानी। और तीसरा लिखोगे गोल्गी बॉडी। 3 नंबर पे क्या लिखोगे बच्चा? गोल्गी बॉडीज, गोल्जी काय, गोल्गी बॉडीज, गोल्जी काय। ये 3 आपको याद करने हैं जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। कितनी मेम्ब्रेन? एक मेम्ब्रेन। अमीबा यहां से कैसे आ जाएगा? अमीबा यहां नहीं आएगा बच्चा। चलो अब करते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन के भी 3 एग्जाम्पल नोट करने हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं। दूसरा लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे आप हिंदी में सूत्र कणिकाएं भी कह सकते हो, उसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन। और तीसरा लिखो, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में लिखोगे हरित लवक। इन तीनों के बाहर 2-2 मेम्ब्रेन होती है। बात करते हैं जिसके बाहर एक भी मेम्ब्रेन नहीं, सबसे फेमस राइबोसोम। एग्जाम में अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है राइबोसोम कैसा ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस या ट्रिपल मेम्ब्रेन वाला। आप क्या करके आओगे? ये एक मेम्ब्रेनलेस होता है, एक मेम्ब्रेनलेस होता है, इसके बाहर तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे माइक्रोबॉडीज।
माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय, ये सब पढ़ना है आपको, यही तो चैप्टर है, इनके बारे में तो पढ़ना है। सूक्ष्म नलिकाएं लिख लो या सूक्ष्म काय लिख लो, बात एक ही है। तीसरा लिखिएगा एग्जाम्पल इसका 3 नंबर पे, माइक्रो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम्स, हिंदी में लिखोगे तारक काय, तारक काय। इन तीनों के बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। मैंने कहा हमारी सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इन्हें बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स जिन्हें रसधानी या रिक्तधानी कहते हैं, और गोल्जी बॉडीज जिनको गोल्जी काय कहते हैं। इनके बाहर ऐसे एक मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाले, जैसे आपकी सेल का न्यूक्लियस, इसके बाहर आप जब भी बनाओगे तो इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन बनाओगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, उसके बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती है। इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, दोहरी झिल्ली वाले। और जिनके बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मेम्ब्रेनलेस, जैसे राइबोसोम, जैसे माइक्रोबॉडीज, जैसे सेंट्रोसोम। तो अगर आज के बाद आपसे पूछ ले कोई, अगर आपसे कोई पूछ ले सॉलिड पार्ट होता है, बिल्कुल हाँ, न्यूक्लियस भी सॉलिड होगा बेटा, न्यूक्लियस भी सॉलिड होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आपसे पूछ ली राइबोसोम कैसा ऑर्गेनेली है, बच्चा राइबोसोम सारे याद नहीं करने, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 3 याद कर लो, 3 याद कर लो बस। कर लिए याद? चलो आगे। ये हो गया हमारी सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है, सेल को हम सबसे बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे। मान लो ये एक सेल है, इसमें हम आउटर से इस तरीके से आएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सेल के बाहर क्या दिखेगी आपको, सेल की कवरिंग दिखेगी। तो लिखिए सबसे पहले सेल कवरिंग, सेल कवरिंग, सेल के चारों तरफ आपको कवर दिखेगा, कोशिका का आवरण, सेल कवरिंग जिसको बोलेंगे कोशिका आवरण। और सेल कवरिंग हम एक जनरल सेल लेके चल रहे हैं, और सेल की कवरिंग की जब बात करते हैं तो सेल्स की कवरिंग 2 टाइप से होगी। पहला कवर सेल का जिसे सेल वॉल कहा जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कौन सा होगा, सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो कितने टाइप की कवरिंग देखने को मिलेगा आपको सेल के चारों तरफ, 2 टाइप की, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। आइए बात करते हैं सेल वॉल की। पहले ये पढ़ ले फिर ये पढ़ेंगे, तो इसे तो मुझे मिटा देना चाहिए अभी यहाँ से, ये बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किसी भी सेल की सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर, आउटर लेयर का मतलब है सबसे बाहरी परत, तो सबसे आउटर में होगा उसे सेल वॉल बोलेंगे। सबसे आउटर वाली लेयर होगी इस तरीके से, मान लो मैंने कोई सेल बनाई तो इस सेल में जो सबसे आउटर तरीके से इस तरीके से लेयर है उसे सेल वॉल, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। हाँ नीतीश, आगे आएंगे इस बात पे, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करती है बेटा, सबसे बाहर है तो इसका काम क्या होगा, एक तो शेप देना और दूसरा साइज मेंटेन करना, आकार और आकृति देना, आकार और आकृति, और साथ में ये प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देना। किसी भी सेल के चारों तरफ सेल वॉल लगा हुआ है तो वो सेल वॉल उस सेल को शेप देगा, उसको आकृति देगा, उसका साइज को मेंटेन करेगा, उसके आकार को मेंटेन करेगा, और उसे प्रोटेक्शन, उसे सुरक्षा देगा।
ये बात बताई थी आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले खोज की थी सेल वॉल की। रॉबर्ट हुक ने ही कहा था कि सेल वॉल सबसे आउटर लेयर होती है जो किसी भी सेल को प्रोटेक्शन और उसके शेप को मेंटेन करती है ना। और इसकी डिस्कवरी पूछ ली तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बच्चा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज की थी। अब इस सेल वॉल की बात करते हैं तो ये सेल वॉल किस किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल पाया जाता है। मैं पढ़ा चुकी हूं, जितने भी जीवाणु होते हैं उन सब जीवाणुओं की सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर आपसे पूछ ले कि बैक्टीरिया में क्या कोई बैक्टीरियल सेल है, उसके चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है, तो आप कहोगे यस, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और मैं आपको पढ़ा चुकी हूं प्यारे बच्चों कि सेल वॉल बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है। आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर मैं पूछूं किसी प्लांट सेल में सेल वॉल होता है क्या, आप कहोगे यस, इनमें भी, प्लांट्स में भी, पादपों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी हुई है आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनमें सेल वॉल होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल होता है मैम। होता है कि नहीं होता है? अगर मैं आपसे पूछूं जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, उनमें सेल वॉल होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। इन चारों में पाया जाता है। लेकिन बच्चा एक ऐसा सेल है यूकैरियोटिक जिसमें सेल वॉल नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल। अगर आपसे पूछ ले क्या जंतु कोशिकाओं के चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है, आप कहोगे नहीं पाया जाता। या पूछ ले ह्यूमन सेल में, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, हम लोग, हम सभी की जो सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ किसी भी टाइप की सेल वॉल नहीं होती। हमारी सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल इज एब्सेंट, अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ फोटोज के साथ। देखो, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इसमें सेल वॉल ये रहा, ये दिखा रखा कि सेल वॉल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं ये एक प्लांट सेल है, ये कौन सी है? ये एक प्लांट की सेल है, सेल वॉल बिल्कुल होता है, ये रहा सेल वॉल दिखा रखा है। लेकिन मैं आपको एक सेल दिखा रही हूँ, इसमें आपको कहीं पर भी सेल वॉल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये किसका सेल है? ये हमारा सेल है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, हम लोगों में किसी भी टाइप की कोई सेल वॉल नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, हमारी सेल अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति की होती है। कोई सेल बड़ा, कोई छोटा, कोई लंबा चौड़ा, ऐसे अलग अलग मिलेंगे आपको। लेकिन बच्चा प्लांट की सारी सेल आपको एक जैसी देखने को मिलेंगी, उनका शेप एक जैसा होगा। हमारी आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग है, न्यूरॉन सेल्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स के चारों तरफ कवर नहीं है ना, ये सेल वॉल नहीं है, तो शेप एक जैसा नहीं हो सकता हमारी सेल्स का। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता? तो एनिमल सेल या ह्यूमन सेल में किसी भी टाइप का सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है। हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। अब जरा बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पढ़ा चुकी हो ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, साथ में म्यूरामिक अम्ल, म्यूरामिक एसिड, और साथ में अमाइनो एसिड, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। तो बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकॉन। ऑप्शन में हमेशा यही रहता है। प्लांट में भी सेल वॉल होता है, और वो किसका बना हुआ होता है? उसमें मेनली रहता है सेल्यूलोज। क्या रहता है? सेल्यूलोज। थोड़ा बहुत हेमी सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में सेल्यूलोज ही मिलेगा। तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जो कवक होते हैं उनकी काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बच्चा? काइटिन की, काइटिन की। और जो शैवाल होते हैं, शैवाल यहां रह गए ना, शैवालों में सेल्यूलोज भी होता है, और साथ में कुछ होते हैं गैलेक्टोन्स, गैलेक्टोन्स, और साथ में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे हैं? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। या पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकॉन से सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? बैक्टीरिया की। एग्जाम में आता है प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज। या प्लांट में सेल्यूलोज कहां होता है? उसकी सेल वॉल में होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन कहां पाया जाता है? कवकों की कोशिका भित्ति में। सेल्यूलोज और गैलेक्टोन्स और कैल्शियम कार्बोनेट किसकी सेल वॉल में होते हैं? एल्गी, शैवालों की कोशिका भित्ति में होते हैं। आपसे पूछो हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है? हम में तो होती ही नहीं है ना सेल वॉल।
इसलिए हमारी कोई सेल छोटी कोई बड़ी, अलग अलग आकार और आकृति की आपको सेल देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर हुआ मेरी बात का? रॉबर्ट हुक ने बताई थी इसके बारे में। काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, शेप साइज देना। तो 2 टाइप की कवरिंग होगी। सेल वॉल ये है। अब कल की क्लास में बात करेंगे हम दूसरे टाइप की कवरिंग की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। कल बात करेंगे हम किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछिए। अभी आज की क्लास का टाइम हो चुका है। कल की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, सब आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मैम वीडियो डाउनलोड ऑप्शन कब आ जाता है? ये तो यार 2-3 घंटे के बाद आता है ना। बताओ, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का, छोटा बड़ा कैसा भी डाउट हो, मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास के लास्ट में 5 मिनट में आप मेरे से सब पूछोगे, सब चलेगा, नो डाउट। फिर कल आते ही मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, तब मुझे डाउट मत देना, है ना? कल मैं पूछूंगी। साइंस की बुक बहुत जल्दी आने वाली है बच्चा। ओके अजीत। अच्छा, कल से डाउनलोड नहीं हो